स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो मेरे मेहरबान दोस्तों, शुरू करते हैं आज की महफिल। फिल्मी दुनिया के सुहाने दौर के किस्सों, कहानियों, अफसानों, तरानों का सिलसिला जो आज किस्से लेकर मैं आया हूँ, उसकी एक झलक। आज मैं आपको सुनाऊंगा अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा से जुड़े एक किस्से के बारे में, एक वादे के बारे में जिसे पूरा न कर पाने का गम अमिताभ बच्चन को आज भी है। और बताऊंगा साहिर लुधियानवी के साथ घटी एक घटना के बारे में जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ गए तो थे चाय पीने रेलवे स्टेशन, मगर बीच में ही कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें और उनके दोस्तों को रात बितानी पड़ी पुलिस स्टेशन की हवालात में। और सुनाऊंगा कहानी उस संगीतकार की जिसके गीत आज भी लोगों की जुबां पर हैं, जिसे उसके संगीत के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया, मगर नाम उसका हमेशा गुमनाम ही रहा। कौन था ये? क्या थी इनकी जिंदगी? और इन किस्सों के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बार दिलीप कुमार को सामने देखकर क्यों चीख पड़ी सायरा बानो। ऐसे ही कुछ अफसाने तराने होंगे आज की महफिल में। सबसे पहले बात अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा के रिश्ते की। बहुत नज़दीकी, करीबी, आत्मीयता का रिश्ता। और ये रिश्ता बना था उस वक्त जब वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो के एक छोटे से हिस्से में यश चोपड़ा ने अपना छोटा सा ऑफिस खोला था और वहाँ सिर्फ 2 डेस्क रहा करती थी। एक पर यश जी खुद बैठते थे और दूसरी पर उनका अकाउंटेंट। वहीं से सारे काम होते थे। अमिताभ भी उसी छोटे से कमरे में जाकर उनसे मिलते, गप्पे मारते, चर्चा करते। धीरे धीरे दोनों का प्रोफेशनल रिश्ता फ्रेंडशिप में बदल गया। वक्त आया जब यश जी बहुत बीमार थे। इसी वक्त अमिताभ बच्चन ने उनसे संपर्क किया, हालचाल पूछा और कहा कि मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगा। यश जी ने अमिताभ से कहा, ठीक है, आ जाओ, गपशप करेंगे। उस दिन ना कोई काम होगा, ना मुद्दे होंगे, होगी तो सिर्फ गपशप। अमिताभ बच्चन साहब वादा करके अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होते चले गए। ट्रैवलिंग थी, बीच बीच में कई बार कोशिश भी की कि वक्त निकाल कर यश जी से मिलाएं, मगर कोई ना कोई वजह से ये मिलना संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए कि एक दिन अचानक उन्हें खबर मिली कि यश जी नहीं रहे। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा, यश जी को खोकर ऐसा लगता है कि एक दिल का हिस्सा टूट गया है। साहिर लुधियानवी एक बार अपने दोस्तों के साथ चाय पीने निकल गए। निकले तो थे चाय पीने, मगर पहुंचना पड़ गया हवालात। क्यों? जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक बार साहिर लुधियानवी मित्र मंडली के साथ चाय की चुस्की लगाने गए, मगर पहुंच गए हवालात। घटना का ब्यौरा कुछ ऐसे है। बात 1939 की है, जब साहिर लुधियानवी लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। ये वो वक्त था जब आज़ादी की अलख बहुत ज़ोरों पर थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स में भी जुल्म के खिलाफ लड़ने की चेतना जाग उठी थी, जिसमें साहिर और उनके दोस्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। कॉलेज के दिनों में साहिर के दोस्तों की टोली में बावरी, हरकिशन लाल, अजैब चित्रकार, मदन लाल दिद्दी, मोहन सहजल, हामिद अख्तर, गुलाम मुर्तज़ा और फैज़ुल हसन का नाम हुआ करता था। ये उनके दोस्तों के नाम मैंने आपको गिनवाए। अब ये मित्र मंडली अक्सर शाम को मिलती और लंबी चहलकदमी करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाया करती थी। वहीं उनकी चौपाल जमती, चाय की चुस्कियों के साथ मुल्क के हालातों पर चर्चा होती, शायरी की बात होती, इनकलाबी बातें होती, नए विचारों की चेतना की बात होती। साहिर को उन दिनों जेब खर्च के लिए 1 रुपया मिला करता था। बहुत कम रकम थी, लेकिन
जो बेसिक ज़रूरतें थीं उनके लिए ठीक ठाक थी। एक रोज़ ये लोग हमेशा की तरह स्टेशन के पास चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि उन्होंने रेलवे के एक ठेकेदार को अपने मुलाजिम को बेरहमी से पीटते देखा। ये रेलवे का ठेकेदार था जो अपने सर्वेंट को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। नया खून जवान इन लोगों से ये सब देखा ना गया। देश में नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने की धारा बह रही थी। साहिर और उनके दोस्त उस ठेकेदार से भिड़ गए, 2-4 घूंसे मुक्के लगा दिए और जोश में आकर उसे पकड़कर ले गए पुलिस स्टेशन। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने को कहा तो कोतवाल ने उल्टा इन स्टूडेंट्स को, यानी कि साहिर और साहिर के साथियों को ही जेल में डाल दिया। क्यों? ठेकेदार पैसे वाला था, बड़े बड़े कनेक्शन थे उसके, थाने में उसकी पहले से जान पहचान थी। तो इंसाफ नाइंसाफी में बदल गया और साहिर सहित पूरी मित्र मंडली को सारी रात कानून को अपने हाथ में लेने के नाम पर पुलिस स्टेशन में काटनी पड़ी। वापस आकर बताऊंगा उस संगीतकार के बारे में जिसे नेशनल अवार्ड हासिल हुआ, जिसकी धुनें आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं, चाहते हैं, फिर भी जिसका नाम हमेशा गुमनाम ही रहा। कौन था वो? आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार की जो रहे तो गुमनामी के अंधेरों में, पर उनकी धुनें लोगों की ज़बान पर आज भी चढ़ी हुई हैं। 30 वर्षों के करियर में एक तमिल और एक भोजपुरी फिल्म को मिलाकर उन्होंने कुल 35 फिल्मों में संगीत दिया। उनके संगीत को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, मगर वो नाम, वो सम्मान नहीं मिल पाया जो आजकल के कुछ लोगों को केवल एक फिल्म के हिट होने से मिल जाता है। वो मान और सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, जैसे वो डिजर्व करते थे। मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्रेट जीनियस संगीतकार जनाब गुलाम मोहम्मद साहब की। 35 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत देने के बावजूद लोग उन्हें नौशाद के असिस्टेंट के रूप में ही ज़्यादा जानते थे। सैड। जबकि वो नौशाद साहब से उम्र में 12 साल बड़े थे और ये गुलाम मोहम्मद साहब ही थे जो नौशाद साहब को उस्ताद झंडे खां के पास लेकर गए थे। उनकी सिफारिश पर ही झंडे खां ने नौशाद को ऑर्गन बजाने के लिए नियुक्त किया था। और किस्मत की मार देखिए, संयोग देखिए कि बाद में उन्हें नौशाद का असिस्टेंट बनना पड़ा। गुलाम मोहम्मद बीकानेर के थे, राजस्थानी लोक संगीत सुनते हुए बड़े हुए थे। परवरिश भी ऐसे ही माहौल में थी जहाँ संगीत था, कलाकारी थी। शिक्षा बहुत कम हुई थी, बचपन से ही संगीत का शौक़ था, उसी में डूबे हुए थे। और संगीत की दीवानगी का नतीजा ये हुआ कि वो एक नाटक कंपनी के साथ जुड़ गए। यहाँ जो भी काम मिला करते रहे, जो भी साज मिला उसे बजाने लगे। ज़रूरत पड़ने पर मेकअप करके खड़े हो जाते और एक्टिंग कर डालते। फिर मूक फिल्मों में उनकी आमद हुई, जहाँ वो तबला, ढोलक, पखावज, खंजरी जैसे साज बजाते थे। और जब टॉकी फिल्में आईं तो गुलाम मोहम्मद साहब को एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी काम मिलने लगा। 1943 में आई फिल्म मेरा ख्वाब से वो संगीतकार बने। उनकी बहुत सी फिल्मों के गाने बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन इसके बावजूद गुलाम मोहम्मद साहब फ्रंट लाइन के संगीतकार नहीं बन पाए। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म मिर्ज़ा गालिब के संगीत को सुनकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भरपूर तारीफ की, बहुत प्रशंसा की। गुलाम मोहम्मद साहब बहुत खुश तो हुए, पर तब तक इतना संघर्ष देख चुके थे कि प्रशंसा सुनने की उनकी आदत खत्म हो गई थी। वो धुनें तो कमाल की बनाते थे, लेकिन
उसके लिए कमाल की चर्चा और कमाल की तालियां उन्हें नहीं मिलती थी। इसलिए मिर्ज़ा गालिब के संगीत को जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो उन्होंने इस पुरस्कार की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इसके बाद जब वो पाकीज़ा का म्यूज़िक डायरेक्शन दे रहे थे तो उन्हें विश्वास था कि पाकीज़ा उनकी किस्मत बदल देगी और उन्हें वो मिलेगा जिसके वह हकदार थे। लेकिन पाकीज़ा को बनने में लग गए 14 साल और 1972 में पाकीज़ा रिलीज हुई। पाकीज़ा के गाने भी सुपर डुपर हिट हो गए, लेकिन कामयाबी जिसके वह हकदार थे उसे देखना गुलाम मोहम्मद साहब की किस्मत में नहीं था। वो इस फिल्म की रिलीज से 4 साल पहले ही 17 मार्च 1968 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वापस आकर बताऊंगा एक रोज दिलीप कुमार को देखकर क्यों चीख पड़ी सायरा बानो और उसके बाद खूब रोई वो क्यों, ये दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जब दिलीप कुमार और सायरा बानो का पहली बार सामना हुआ तो दिलीप कुमार को देखकर सायरा बानो के मुंह से चीख क्यों निकल गई। हुआ यूं कि एक बार दिलीप कुमार सायरा बानो की मदर अम्मी नसीम बानो से मिलने नेपेंसी रोड स्थित उनके फ्लैट पर गए। घंटी बजाई। उन्हें उम्मीद थी कि दरवाज़ा या तो नसीम बानो खुद खोलेंगी या फिर कोई नौकर। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो उन्हें एक 12-13 साल की लड़की दिखाई दी जिसके लंबे बाल थे, जिसे उसने तेल लगाकर 2 चोटियों में गूंथ कर बांधा हुआ था। दिलीप साहब ने अंदाज़ा लगाया कि नसीम बानो की बेटी सायरा है। बड़े प्यार से हेलो कहा, लेकिन सायरा इस हेलो का जवाब देने के बजाय ज़ोर से चीख पड़ी और फिर वहाँ से ऐसे भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। दिलीप कुमार का भी घबराहट से बुरा हाल कि अचानक ये क्या हो गया। वो खुद बुरी तरह डर गए कि ये बच्ची चीखी क्यों। खैर किसी तरह वो घर के अंदर गए। जब नसीम बानो से मिले, बातचीत हुई तो पूरी बातचीत में उन्होंने नसीम से ये नहीं पूछा कि सायरा उन्हें देखकर चीख क्यों पड़ी। ना ही नसीम ने बताया और ये राज बरसों तक राज ही बना रहा। अब बरसों बाद एक दिन ऐसा आया कि जब सायरा और दिलीप शादी के बंधन में बंध गए तो शादी के कई सालों बाद ये राज सायरा बानो ने खुद खोला कि वो उस दिन चीख कर क्यों भागी थी। जनाब गौर से सुनिएगा। हुआ ये था कि सायरा दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन थी बचपन से ही, और बचपन से ही दिलीप साहब को प्यार करती थी। इसलिए उन्होंने ये सपना सजा कर रखा था कि वो एक दिन दिलीप कुमार के साथ काम करेंगी, दिलीप कुमार की हीरोइन बनेगी। मगर उस दिन जब दिलीप कुमार अचानक उनके सामने आ गए तो सायरा को लगा था कि उन्हें 2 चोटियों और घर के कपड़ों में आम बड़े ऑर्डिनरी रूप में देखकर दिलीप कुमार को लगेगा कि सायरा बानो खूबसूरत नहीं है और उनकी हीरोइन बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। बस इसी बात से सायरा इतनी घबरा गई कि पहले तो वो जोर से चीख पड़ी और बाद में घंटों अपने कमरे में रोती रहीं। उन्हें पक्का यकीन था कि दिलीप कुमार की हीरोइन बनने की उनकी तमन्ना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जनाब भाग्य में, किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो न सिर्फ दिलीप कुमार की बहुत सारी फिल्मों की हीरोइन बनी बल्कि दिलीप कुमार की ज़िंदगी की भी हीरोइन बन गई उनसे शादी करके। याद दिलाना चाहूँगा वो गीत ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे। ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ तो आशा भोसले को ये गीत पसंद नहीं आया। आशा जी इस गीत को दोबारा गाना चाहती थी मगर आर.डी. बर्मन ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक गीत
ओ मेरे सोना रे सोना रे, किसे ये गीत याद नहीं है। इस गीत को गाया आशा भोसले ने, संगीतकार आर.डी. बर्मन, और गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म तीसरी मंजिल। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद अचानक रात को आशा जी ने आर.डी. को फोन किया और कहा, पंचम मैं इस गाने को वापस रिकॉर्ड करना चाहती हूं। आज जो टेक किया वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसे वापस रिकॉर्ड करेंगे। ये वो वक्त था जब आशा भोसले बहुत बड़ी स्टार थीं और आर.डी. बर्मन न्यू कमर म्यूजिक डायरेक्टर, नाम इतना हुआ नहीं था। तो आशा जी की दोबारा रिकॉर्डिंग की बात सुनकर आर.डी. ने कहा कि आशा जी, मुझे तो फाइनल टेक ठीक लगा, मेरे हिसाब से दोबारा रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, और दोबारा रिकॉर्डिंग में ख़र्चा भी बहुत होगा। मुझे मालूम नहीं प्रोड्यूसर मानेगा कि नहीं मानेगा। आशा जी ने कहा, नहीं, मुझे इसे दोबारा रिकॉर्ड करना ही है, रिकॉर्डिंग के पैसे मैं दे दूंगी, तुम बस इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करने की तैयारी करो। आर.डी. ने कहा, देखिए अभी तो रात काफ़ी हो गई है, मैं सुबह एक बार गाना सुनता हूँ और फिर डिसाइड करेंगे कि गाना री रिकॉर्ड करना है कि नहीं। इस तरह आर.डी. ने आशा जी को समझाया और सुबह उठकर गाने को दोबारा सुना, और सुनने के बाद फिर दोबारा उन्होंने आशा जी को कहा कि गाना एकदम करेक्ट है, आप विश्वास कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू री रिकॉर्ड द सॉन्ग। मगर पता नहीं क्यों आशा जी को लग रहा था कि गाना अप टू द मार्क नहीं है, जैसा वो चाहती हैं उनके हिसाब से सही नहीं है। पर आर.डी. उन्हें मनाते रहे और आखिर में उन्होंने वही टेक फाइनल फिल्म में रखा जो आशा जी के हिसाब से ओके टेक नहीं था, जिस टेक को आशा जी दोबारा रिकॉर्ड करना चाहती थी। आगे बात करेंगे हम नरगिस दत्त की, जिनके बारे में कहा जाता है कि नरगिस जी ऐसी स्टार थीं जिससे हर अभिनेत्री की दोस्ती थी, पर एक अभिनेत्री ऐसी थी जिससे उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी या दोस्ती नहीं थी, वो थी सुरैया। इसकी वजह क्या थी बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नरगिस दत्त एक ऐसी शख्सियत जिस शख्सियत से जो भी मिलता मुतासिर हो जाता, प्रभावित हो जाता। बेहतरीन इंसान थी, मिलनसार थी, इसलिए सबसे घुल मिल जाती थी, दोस्त हो जाती थी सबकी। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि वो मधुबाला, मीना कुमारी या सुरैया की तरह सुंदरता और बेहतरीन अभिनय का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। उन्होंने जब फिल्मों में कदम रखा तो लोग दीवाने बनते गए और लाखों दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली, यहाँ तक कि वो उस मुकाम के करीब पहुँचने लगी जहाँ सुरैया थी। इसी बात से सुरैया की माँ नरगिस से बहुत चिढ़ा करती थी और कहती थी कि इस लड़की का चेहरा बहुत लंबा है, पता नहीं ये हीरोइन कैसे बन गई, ये मेरी लड़की से क्या मुकाबला कर पाएगी। सुरैया की माँ की इस तंगदिल सोच ने नरगिस के मन में भी सुरैया के प्रति थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शुरू शुरू में नरगिस जी ने सुरैया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, परंतु सुरैया ने अपनी माँ और नानी से डरते हुए दोस्ती के लिए बढ़े हुए इस हाथ को ठुकरा दिया। ये बात नरगिस को बहुत बुरी लग गई और फिर दोनों के बीच कभी दोस्ती का रिश्ता कायम नहीं हो सका। बहरहाल दोनों हमारी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर मारूफ हस्तियां थीं जिनके कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, उस पर लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और लिखिए अपना मैसेज या प्रश्न और भेज दीजिए। हमारा नंबर है 55454। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं और फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफ़र विद अनु कपूर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।